नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम कुछ और भी उत्साहवर्धक और सुखद समाचारों को हम अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से साझा करना चाहेंगे और ख़ास करके गुजरात के भी और महाराष्ट्र और कर्नाटक से, यानी जो हमारे मातृभूमि है भारत, तो उसके सुदूर में जो हमारे रहने वाले भारतीय भाई बहनों से भी वो प्रतिक्रिया आ रही है। उनका ये कहना है, हमारे उन भारतीय भाई बहनों का, कि कितनी आशा से ये बीजेपी वालों को या मोदी जी को वोट देकर सत्ता में बिठाया था कि इन जो है देश के अभिशाप जीएनपीसी से निजात दिलाएंगे, मुक्ति दिलाएंगे। ये प्रतिक्रिया जो है ये मेरी नहीं है, वो तो भारतीय और ताकत दल तो अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को सारे तथ्य और उसकी तस्वीर सामने रख रहा है, लेकिन अब प्रतिक्रिया जो है अपने भारतीय भाई बहनों की ओर से भी आ रही है कि कितनी आशा से इस बीजेपी को और मोदी जी को वोट दे करके और सत्ता दिलाई और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया कि इस अभिशाप जीएनपीसी से निजात दिलाइए। अब देखने को जो मिल रहा है इन 8.5 साल से अधिक सालों में, ये निजात दिलाना तो बहुत दूर की बात। अब इन्हीं देश के अभिशाप और हमारी आवाम के भी अभिशाप, ये जो कांग्रेस है या जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस और कम्युनिस्ट और भी जो इस तरह की जो भारत की जो विखंडनकारी ताकतें हैं, भारतीय समाज की जो विखंडनकारी ताकतें हैं, उनसे निजात दिलाने के बजाय ये मोदी महोदय जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, ये इनको पाल रहे हैं, इनकी रक्षा कर रहे हैं, इनके पापों को भी ढक रहे हैं, इनके लूट के काले धन को भी ढक रहे हैं और इनके आगे घुटने टेक रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है कि अब हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारी आदरणीय भारतीय अवाम भी यह महसूस करने लगी है कि जिन मकसद के लिए, जिन उद्देश्यों के लिए ये भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके सत्ता दिलाई गई और श्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, जो है ये ठीक उनका आचरण, उनका जो शासन प्रशासन जो कोशिश
वो ठीक उसके विपरीत है। और वो ये कह रहे थे कि हमको बड़ा दुख होता है कि ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं और सारे राष्ट्र विरोधी ताकतों को अब जो सामने आ रहा है, राजनीतिक दल ही नहीं, राजनीतिक दलों के बेस में तो ये जो जीएनपीसी या कांग्रेस, कम्युनिस्ट इत्यादि तो हैं ही राजनीतिक जो देश विरोधी हैं, भारत विरोधी हैं। जो और भी इस भारतीय समाज का जो तबका है, खास करके ये जो है बौद्धिक वर्ग, मीडिया, पत्रकार, जो भारत विरोधी हैं, वो खुलेआम जो है वो भारत विरोधी गतिविधियों में सक्रिय हैं। देश भी देख रहा है, मोदी जी भी देख रहे हैं, और वो मोदी जी के तत्वाधान में वो बेलगाम भारत विरोधी गतिविधियों में वो सक्रिय है। मैं समझता हूँ कि ऐसा परिदृश्य जो है कि किसी भी देश में नहीं होगा, किसी भी देश में नहीं होगा। इनके वो कारणों पर यदि अब कोई गंभीर हो तो उसमें जो सबसे बड़ा कारण है ये है कि अपने मुल्क भारत के प्रति जो है वो जज्बा, वो संवेदनशीलता का बहुत बड़ा अभाव है। पाखंड तो है लेकिन अभाव बहुत ज़्यादा है। अपने मुल्क भारतवर्ष के प्रति संवेदनशीलता के स्थान पर ये पांथिक संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा है, जिसको कि आप लोग धर्म कहते हैं। वो हिंदू, सनातन, इस्लाम इत्यादि की संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा है। उसी कारण जो है मुल्क के प्रति संवेदनशीलता और उसकी अवधारणा भी, दोनों का बहुत अभाव मिलता है। ये बात जरूर है कि भारतीय आवाम ताकत दल जब से ये अभियान करीब 4 साल के आसपास से जो चला रहा है, धीरे धीरे ये अनुभूत भी हो रही है कि नहीं, अब हमको जो पंथ के आधार पर जो संवेदनशीलता है उसको हट करके अब हमको देश के प्रति भक्ति और देश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करनी होगी। यदि इस मुल्क भारतवर्ष को एक राष्ट्र के रूप में इसको कायम रहना है तो अपने मुल्क भारत राष्ट्र के प्रति संवेदनशीलता और राष्ट्रभक्ति का भाव जगाना बहुत जरूरी है, जो कि भारतीय जनता दल बराबर ये निवेदन कर रहा है, या स्पष्ट कर रहा है, विनती कर रहा है कि पंथ के आधार पर जो संवेदनशीलता को समाप्त करके राष्ट्र के प्रति संवेदनशीलता का जज्बा आप जगाइए। कुछ प्रगति भी है, और हमारे इस यानी जो मातृभूमि के विभिन्न खंडों में रहने वाले भारतीय भाई बहनों से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उनसे भी ये बात जाहिर होती है। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन और हमारी आदरणीय भारतीय अवाम ये भी वो जान लें कि ये जो भारतीय समाज विरोधी या भारतीय समाज में विखंडन करने वाली ताकतें, जो कि जातिवाद, संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता, भाषावाद और प्रांतवाद और ये भाई भतीजावाद, ये भी कर लीजिए, है भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, समूहवाद के आधार पर जो हमारे समाज में विखंडन पैदा करके उसको तोड़ करके जो ओट सत्ता हथियाने की लगातार साजिश में लगी हुई हैं, और इसके आधार पर वो सत्ता भी हथियाती हैं, और वही लोग सत्तासीन हैं, और इस तरह का वातावरण जो बनाए हुए हैं, माहौल जो बनाए हुए हैं, उसमें राष्ट्र के प्रति जो है देशभक्ति और संवेदनशीलता दोनों का आना बहुत ही मुश्किल है।
अब जो है भी तो पाखंड के रूप में, जो भी है भी तो पाखंड के रूप में। और दूसरे शब्दों में जो ये राष्ट्रवाद का नाम लेते हैं, उसका झंडा लेके दौड़ते हैं, उसका मुखौटा पहने हुए हैं, उनसे ज़्यादा तकलीफ है इस देश को। उन्होंने राष्ट्रवाद का नाम लिया, मुखौटा पहना और हमारे भारतीय भाई बहनों के देशभक्ति के जज्बों का शोषण किया, दोहन किया और वोट लिया, सत्ता हथियाई, सत्ता का भोग भी कर रहे हैं। लेकिन देश के प्रति उनकी भक्ति, देश के प्रति संवेदनशीलता और धारणा ये बिल्कुल नहीं है, जो भी है पाखंड के रूप में है। वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि कोई पंथ विशेष यानी हिंदू सनातन ही राष्ट्रभक्ति है, वो देश है। कभी कभी तो ये इस तरह से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि वो देश से भी ऊपर है। लेकिन अब हमारे भारतीय भाई बहनों में इस तरह की जागृति के भी संकेत मिल रहे हैं कि ये इनके जो छुटभैये हैं बीजेपी के, जब कहने जाते हैं तो कई लोग इन बीजेपी के छुटभैयों को जो सिखा पढ़ा करके जो भारतीय अवाम ताकत दल के इस कोशिश और अभियान भारतीय एकता के अभियान का विरोध करने के लिए जाते हैं। अब वो भारतीय अवाम जो है इनको यह कह करके भगा रही है कि आप सनातन के हितैषी है नहीं और सनातन वतन का नाम जो है आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। तो ये अभी इस तरह की जागृति है, लेकिन अभी वो थोड़ा सा उसकी गति थोड़ी बहुत ही धीमी है। वो गति हमारे देश में जो है फुल स्पीड में आनी चाहिए और जो ये भारतीय अवाम ताकत दल जो YouTube के वीडियो जो कि मैं समझता हूँ जो कि 1000 से भी ऊपर हो गए हैं, इनको जन जन तक पहुँचाएं, इस पर चर्चा हो, इस पर चर्चा हो और इस पर वो विचार विमर्श हो, गोष्ठी हो, चौपाल हो और जन जन में जागृति हो, तब जाकर के और उस जागृति के आधार पर इन काले अंग्रेजों के सफाया करने का एक जज्बा और एक जो है वो कटिबद्धता जागृत हो, तब जाकर के वो इलाज जो है वहाँ से आरंभ होगा। भारतीय अवाम ताकत दल ये जो जीएनपीसी कांग्रेस है, जीएनपीसी या कांग्रेस है या बीजेपी है और भी पार्टियों के का नाम जपने में कोई विश्वास नहीं रखता है, लेकिन इनकी करतूत, इनकी मंशा जो कि भारत विरोधी है, उसको बताना और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को परिचित करवाना, उसका सही ज्ञान प्रस्तुत करना और उनको अवगत कराना ये बहुत ज़रूरी भी है और ये परम राष्ट्रीय कर्तव्य भी है, जिसको भारतीय अवाम ताकत दल निर्वहन करने की कोशिश कर रहा है। अभी फिलहाल सोशल मीडिया के YouTube के वीडियो के पैगाम के माध्यम से। लेकिन ये भारत विरोधी जो ताकतें हैं जो राजनीतिक दलों के वेश में हैं वो इतनी बेहया कहा जा रहा है, बेहया हैं और उनको गुमा रहा है कि भाई सत्ता पर तो हम काबिज हैं, तंत्र पर हम काबिज हैं, व्यवस्था पर हम काबिज हैं, सिस्टम पर हम काबिज हैं। ये कौन होता है भारतीय अवाम ताकत दल और ये किस खेत की मूली है और कौन सी चिड़िया है, कौन सी चींटी है जो कि इस तरह की बात कर रहा है, जो हमारे जो हमारा ये साम्राज्य जो है जिसने जो कि हमने जातिवाद के आधार पर, संप्रदायवाद के आधार पर, भाषावाद के आधार पर, भाई भतीजावाद के आधार पर, प्रांतवाद के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर, समूहवाद के आधार पर
जो हासिल किया है, ये कौन होता है? ये कौन होता है? भारतीय वाम ताकत दल हमको जो है, हमको बेदखल करने का। तो इसलिए वो उलूल जुलूल तर्कों का सहारा लेते हैं। जैसे एक नीतीश कुमार है, आजकल शायद वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। लोग उसको पलटू राम कहते हैं, कुछ लोग राजनीतिक हलकों में। पलटू राम हो या न हो, या पलटी मारता है, लेकिन ज़्यादा वो खतरनाक है, वो इस भारतीय समाज का शत्रु है। जो शख्स ये कहता है कि जातिवाद हकीकत है, नीतीश कुमार महोदय, जातिवाद हकीकत नहीं है। जातिवाद इस मुल्क की सबसे बड़ा जहर है, सबसे बड़ा अभिशाप है, इसकी हकीकत है नीतीश कुमार महोदय। और नीतीश कुमार जैसे लोग, नीतीश कुमार के संबंध में हमारे कई इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन से भी ये शिकायत आई है कि जातिवाद का जो कहर हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले तबकों में तो बहुत बड़ा कहर है जातिवाद का, लेकिन ये नीतीश कुमार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में भी इसने फैला दिया कि ये कौन जो है वो यानी पसमानदा मुसलमान हैं तो ये मुसलमान है तो वो मुसलमान है, यानी उनमें भी जातिवाद का जहर फैला करके उनको भी टुकड़ों टुकड़ों में बांटने का ये अपराध किया है नीतीश कुमार। बाकी तो जो इसका झूठा जो शराबबंदी जो है वो बिल्कुल नाटक रहा, और कभी ये जंगल राज का विरोध करता है, फिर ये जंगल राज वालों से ही ये हाथ मिलाता है। तो ये बहुत बड़ा अभिशाप है। और हमारे खास करके बिहार के जो भारतीय भाई बहन हैं, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, इसका जरूर ख्याल रखें और इसको अच्छी तरह से इसको नष्ट में नाबूद करें, ताकि इसकी आदत छूट जाए और वो भी आदत छूट जाए जो जिसके नाम से विख्यात हो गया पलटू राम से। तो पलटू राम के रूप में तो मैं तो भारतीय वाम ताकत दल उतना अभिशाप नहीं है, लेकिन ज़्यादा अभिशाप है जो ये घोर जातिवादी है और ये छाती तान के कह रहा है कि जाति तो एक हकीकत है। तो इस तरह से सभी कहने वालों को भारतीय वाम ताकत दल और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भी बताना चाहता है कि जातिवाद हकीकत नहीं है, संप्रदायवाद हकीकत नहीं, और भी जितने वाद या जहरवाद हैं वो हकीकत नहीं है। वो इस देश के कितने जहर और अभिशाप हैं, कोड़ है, कलंक हैं, इसकी हकीकत है। और इसकी वकालत करने वाले भी उतने ही कोड़ हैं। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, इन कोड़ों को, नीतीश कुमार जैसे कोड़ हैं जो समाज के हैं, उनको भी समाप्त करने की ठानिए। और मैं समझता हूं कि हमारे जो बिहार के आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, इस शुभ काम में वो अग्रणी भूमिका निभाएं। वो शेष भारतीय भाई बहनों के लिए एक बीकन, एक आदर्श बने। इसको अच्छी तरह से जो है राजनीतिक रूप से जो है नष्ट में नाबूद करके। तो ये हालत है उसकी। शायद वो जेडीयू और उसी की तर्ज पर जेडीयू के कुछ मैंने छुट भैया जो भारतीय वाम ताकत दल के पास आए थे, बोल रहे थे कि जातिवाद एक हकीकत है। ये बेहयाई की पराकाष्ठा है। काफी चर्चा है कि ये जीएनपीसी का राहुल भारत जोड़ो की यात्रा पर है। भारतीय वाम ताकत दल बराबर बता रहा है कि ये देश का बहुत बड़ा गद्दार है। भारतीय वाम ताकत दल बता भी रहा है और हमारे कुछ भारतीय भाई बहन इस विषय में जागृत भी हो रहे हैं। अब वो किस मुंह से जो हमेशा इस देश के खिलाफ गद्दारी करता है और कहता है कि ये देश ही नहीं है, जो शख्स कहता है ये देश नहीं है, ये राष्ट्र नहीं है,
वो अब उसके मुंह से और उनके चमचों के मुंह से भारत जोड़ो जो है किस तरह आपको लगेगा। अब इसको साधारण भाषा में हम क्या बताएं कि किसी गांव का डकैत वो डकैत जो है बराबर जो उस गांव पर डाका डालता हो, वो शिष्टाचार की बात करने लगे। उसके मुंह से शिष्टाचार के शब्द निकलने लगे। तो क्या अनुभव होता होगा गांव वालों को, वही अनुभूत जो है हमारे देशवासियों को, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को होना चाहिए कि जो हमेशा से देश को तोड़ता रहा है और देश के साथ गद्दारी करता रहा है और इसके जो है वो यानी इसके बाप के नाना या कुछ लोग बोलते पर नाना, मैंने इस देश को तोड़ते रहे हैं। अब उसके मुंह से भारत जोड़े वाली बात निकल रही है। हमारी आवाम, हमारी आदरणीय भारतीय आवाम इस गद्दार राहुल गांधी से उसके रास्ते में पूछे कि तुम्हारे बाप के नाना ने इस देश को तोड़ा है, पाकिस्तान बनवाया है और 25 से 30 लाख लोगों की जानें ली हैं। तुम किस मुंह से भारत जोड़ो का नाम ले रहे हो? खंडित भारत का या इसी गद्दार राहुल गांधी का कि बाप के नाना गद्दार, देश के गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश की जमीन लद्दाख किया, अक्साई चीन का 45,000 वर्ग मील दुश्मन चीन को देने वाले उसका जो राहुल गांधी जो है, जो खुद गद्दार है इस देश का, उसके मुंह से भारत जोड़ो, या वो किस नैतिक अधिकार से वो कह रहा है? और जो है इसके बाप के नाना ने सन 62 के पहले 1959 में ही दुश्मन चीन की सेना को घुसाया। एक धोखेबाजी नारा के दौरान या नारा के तहत हिंदी चीनी भाई वो किस मुंह से ये गद्दार राहुल गांधी और उसके चमचे जो है भारत जोड़ो का उच्चारण कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और जिसने इस देश में हजारों सांप्रदायिक दंगे करा करके हमारे देश में विखंडन, हमारे भारतीय समाज में विखंडन पैदा किया हो, नफरत पैदा किया हो, वो कैसे और किस आधार पर वो जो है भारत जोड़े की बात कर रहा है? जिस इंदिरा गांधी ने, अच्छा इंदिरा गांधी के भी विषय में लोग बताते हैं कि जब सन 71 की लड़ाई थी या जो इमरजेंसी था, तो सन 71 की लड़ाई के बाद जब ये बांग्लादेश बना, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में इसका इशारा किया गया था, और उसमें जो नेता थे बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान, उन्हीं की बेटी हैं ये शेख हसीना आकर भारत में कबूल कर रही हैं कि जिसमें बांग्लादेश अस्तित्व में आया वो भारत में मिलने के लिए तैयार था। यही गद्दार इंदिरा गांधी जो है बांग्लादेश को भारत में इसने मिलने नहीं दिया। तो फिर उसी का जो है, उसी गद्दार इंदिरा गांधी का, देश को खंडित करने वाली गद्दार इंदिरा गांधी का ये नाती गद्दार राहुल गांधी
या उसके चमचे किस मुंह से भारत जोड़ो की बात करते हैं, जिसने इसके बाप ने जो है 25 से ये 6,000 हमारे सिख भारतीय भाई बहनों का, सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का सरेआम कत्ल करवाया। वो गद्दार राहुल गांधी और उसके चमचे किस मुंह से भारत जोड़े की बात करते हैं। और जिसमें डोकलाम का मुद्दा था और भारत की सेना और दुश्मन चीन की सेना आमने सामने थी, किसी भी वक्त युद्ध ये छिड़ सकता था। उस समय ये गद्दार राहुल गांधी दुश्मन चीन के राजदूत से रात के अंधेरे में चोरी छिपे मिलता है, वो भी युद्ध के समय में। और वो राहुल गांधी अब जो है भारत जोड़ो की बात करता है, उसमें चमचे जो है वो भारत जोड़ो की बात करते हैं। जो राहुल गांधी अपनी सेना को जो राहुल गांधी अपनी सेना अध्यक्ष, स्थल सेना अध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहलवाता है और दुश्मन पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को गले लगाने के लिए अपने दूत नवजोत सिद्धू को भेजता है, वो गद्दार राहुल गांधी भारत जोड़ो की बात करता है। जो राहुल गांधी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से, और चीन सबसे बड़ा अपना दुश्मन है, चीन इस समय सबसे बड़ा दुश्मन है, उस दुश्मन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से ये लिखित समझौता करता है ये गद्दार राहुल गांधी, और उस समझौते के एवज में ये रिश्वत भी लेता है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से $800 मिलियन, वो भी राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट के जरिए, और वो लेकर के भारत का बाजार दुश्मन चीन के लिए खोलता है। वो गद्दार राहुल गांधी आज जो है भारत जोड़ो की बात करता है। और जिसमें 2 साल पहले लद्दाख के मसले पर जो है यानी भारत की सेनाएं और चीन की सेनाएं आमने सामने थीं, यह गद्दार राहुल गांधी चीन की जो ग्लोबल टाइम्स जो कि एक प्रोपेगेंडा मशीन है, उसकी झूठी भारत विरोधी आधारहीन बातों को वही आधार बनाकर ये गद्दार राहुल गांधी चीन के पक्ष में और भारत के खिलाफ जो बराबर झूठा माहौल बनाता रहा, वो गद्दार राहुल गांधी आज जो है भारत जोड़ो की बात करता है। और हमारी सेना जब आतंकी ठिकानों पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए जब सर्जिकल स्ट्राइक करती है, हमारी सेना का शौर्य पराक्रम को नीचा दिखाने के लिए, हमारी सेना का मनोबल गिराने के लिए ये सबूत मांगता है। और आज जो है वो भारत जोड़ो की बात करता है। हमारी वायु सेना जब आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर घुस करके बालाकोट में स्ट्राइक करती है, उसको नष्ट करती है, तब भी हमारी वायु सेना का शौर्य पराक्रम को नीचा दिखाने के लिए और उसका मनोबल गिराने के लिए, तोड़ने के लिए फिर ये सबूत मांगता है। वो गद्दार राहुल गांधी आज जो है भारत जोड़ो की बात करता है। जो राहुल गांधी विदेश में जाकर के कहता है कि हमने जो है इस देश में इस भारत में पेट्रोल या केरोसिन छिड़क दिया है, आग लगाने के लिए,
वो गद्दार राहुल गांधी आज जो है भारत जोड़ो की बात करता है। अरे इसकी भारत के खिलाफ और देश को तोड़ने के तमाम जो है वाकयात हैं, तमाम घटनाएं, तमाम मिसालें हैं। बस जरूरत इस बात की है कि हमारी आवाम जागरूक होकर के उसके मौके पर बिल्कुल जवाब दे। हमारे तमिलनाडु के भारतीय भाई बहन बेहिचक काले झंडे इसको दिखाएं, इसको रोकें और यही कहें कि तुम गद्दार हो इस देश के। तुमको कोई नैतिक अधिकार नहीं मिलता है कि तुम भारत जोड़ो की बात करो। इससे भी प्रखर जो मैंने अभी बताया है, इससे भी प्रखर होकर के हमारे भारतीय भाई बहन देशभक्ति के जज्बे को लेकर के इस गद्दार राहुल गांधी और उनके चमचों को काले झंडे दिखाएं, उनको रोकें और उनको अच्छी तरह से आने दिखाएं। जरूरत इस बात की है। लेकिन ये बीजेपी वाले कैसे उसको बचाते हैं। बीजेपी वालों की गद्दारी भी आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन देखिए। ये राहुल गांधी कितना बड़ा गद्दार है, इसको ढकने के लिए बीजेपी वाले क्या तर्क देते हैं कि वो 41,000 का वो टी शर्ट पहना है और इसी पर तमाम चर्चाएं। ये बीजेपी वालों की राष्ट्रभक्ति की असलियत है, बल्कि ये गद्दारों से भी अधिक खतरनाक है, जो कि इतने बड़े गद्दार राहुल गांधी को कैसे बचाते हैं। जो अभी भारतीय जनता दल ने जो उसके विषय में उसकी गद्दारियों के विषय में और भारत को तोड़ने के विषय में जो इतने तथ्य अभी बताए हैं, इन तथ्यों को न रख करके ये बीजेपी वाले उस राहुल गांधी को बचाने के लिए एक दूसरा हवा खड़ा करते हैं कि उसकी टी शर्ट जो है वो 41,000 की है। लेकिन यह देश को जानना चाहिए कि वो टी शर्ट 41,000 की पहने, चाहे 41 लाख की पहने, चाहे 41 करोड़ की पहने, वो किसके पैसों से वो बन रहा है। जो इस देश को लूट करके काला धन जो जमा किया है, जिस काला धन को लाने के लिए मोदी महोदय ने 2014 में कहा था कि जो है यदि काला धन आ जाए तो हर एक के खाते में 10-15 लाख रुपए के बराबर हो जाएगा। हालांकि भारतीय जनता दल अब भी कह रहा है कि वो 10-15 लाख रुपया हमारे देश के लोगों को नहीं चाहिए, सरकार के पास कम समय आ जाए और सरकार को कई माने आवाम कल्याणकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाना, तो वो पैसा जो है वो देश को आना चाहिए, जनता के पास नहीं। तो जिस काला धन की बात कहे थे ये मोदी महोदय और जिसको आज निगल गए, घोट गए, तो उसी काले धन के बूते पर ये 41,000 का पाने, चाहे 41 लाख का पाने, चाहे 41 करोड़ का पाने। तो इतने बेशर्म हैं ये बीजेपी वाले और मोदी महोदय, बोल करके कि भाई ये काला धन आ जाए और किस तरह से धोखा देते हैं। ये तो बताया गया है कि उसके मैंने सोनिया राहुल के विषय में कई बार बताया गया कि आज की तारीख में 1 से 20 से लेकर 2 से लाख करोड़, 1 से 20 से लेकर 2 लाख करोड़ का काला धन है, लेकिन मोदी महोदय उसका नाम तक नहीं लेते। नाम कब लिए थे? 2014 में, और इसके बाद उस तथ्य को ही निकल गए, उस तथ्य को ही निकल गए और वही उसी काला धन के आधार पर, चाहे वो शर्ट पहने, चाहे वो इस देश में जो है वो गुलछरे उड़ाए, चाहे विदेश में जाकर के ऐश करे और गुलछरे उड़ाए, उसी का था। वो पैसा इस देश का है, डकैती डाला है। मोदी महोदय ने इसका जिक्र भी किया, वादा भी किया है। यही तो मोदी महोदय की गद्दारी है इस देश के खिलाफ कि इन देश के डकैतों और इस देश के गद्दारों को किस तरह से बचा रहे हैं। ये बीजेपी के जितने सिपह सालार
यूट्यूब पर बैठे हुए हैं और जो छोटे छोटे भी यूट्यूब वाले हैं, बराबर जो है इस गद्दार राहुल गांधी को पप्पू के रूप में, चुटकुले के रूप में तमाम वीडियो जो डाली हुई है, वो हमारी आदरणीय आवाम से ये कह रहे हैं कि आप लोग जो है इसको पप्पू के रूप में, पप्पू के चुटकुले के रूप में आनंद लीजिए, आनंदित होइए। कदाप इसको गद्दार मत समझिए, देश का दुश्मन मत समझिए, देश के लिए खतरा मत मानिए। ये साजिश, ये गद्दारी जो है बीजेपी की है। हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाईबहन इस बीजेपी को भी अच्छी तरह समझा और इनके राष्ट्रवाद को भी समझा। और किस तरह से सिर्फ मैंने ये सिर्फ गद्दार राहुल को ही नहीं बचाते हैं, और भी देश के जो दुश्मन हैं उनको भी किस तरह के कुतर्कों के द्वारा उनको बचाते हैं, उनके भी नमूने जरा आप सुन लीजिए। जिसने नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, राष्ट्रभक्ति का तकाजा ये जो है ये कहता है कि जिसने नारा लगाया, जो उस गद्दार कन्हैया कुमार ने, तो देशभक्ति का तकाजा ये कहता है कि उसको सेना के हवाले कर देना चाहिए था, और वो सेना 1 सेकंड में, 1 मिनट में उसका निपटारा उसी प्रकार से कर देती जिस प्रकार से दुश्मन की सेना हमारे देश पर जो आक्रमण करती है तो हमारी सेना उसको मिनटों में जो है उसको निपटा देती है। और इतना ही नहीं, उसके समर्थन में आने वाले उस गद्दार कन्हैया कुमार के समर्थन में आने वाले ये केजरीवाल, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, डी राजा, प्रकाश कारात और अखिलेश यादव, इनको भी सेना के हवाले करना चाहिए। मोदी महोदय, यदि आप राष्ट्रवादी बनते हैं तो करना चाहिए था, और चूंकि आपने देश के साथ गद्दारी किया, इसको सेना के हवाले नहीं किया, आज वो छाती तान के घूम रहा है। और भी जो तत्व हैं भारत के खिलाफ गद्दारी करने के मौके आप दे रहे हैं, और भी मौके दे रहे हैं। इस कम्युनिस्ट पार्टी जो इस देश की सबसे बड़ी गद्दार है, उसने इसको हमारे देश की जो संवैधानिक प्रक्रिया है, चुनाव, इलेक्शन, उसमें भाग लेने के लिए टिकट दे रही है। बॉलीवुड का जो गद्दार जो जावेद अख्तर और उसकी बीवी गद्दार शबाना आजमी, दोनों जो है ये उस घोर गद्दार कन्हैया कुमार के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए सब आते हैं वहां से, मुंबई से। फिर ये किशोर अजवानी उसे टॉक शो चलवाता है। और यही नहीं, जो श्रोतागण हैं उनकी मानसिकता जरा देखिए। उनके जो उस टॉक शो में जो भाग ले रहे थे श्रोतागण, उनकी भी मानसिकता देश के खिलाफ गद्दारी वाली है। उनके दिमाग में नहीं आ रहा है कि जिसके टॉक शो में हम बैठे हैं, उसने नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। आज जहाँ जा रहा है ये गद्दार कन्हैया कुमार, वहाँ भी जो लोग शामिल हो रहे हैं, भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट से कर रहा है कि जो घोर गद्दार कन्हैया कुमार की सभा में जो लोग जा रहे हैं, उनकी भी मानसिकता देश के खिलाफ गद्दारी की है। जो उससे सवाल पूछते हैं वो भी देश के खिलाफ गद्दारी की है। देखिए, इस संबंध में भारतीय जनता दल ने पहले ही कहा है कि भारतीय जनता दल भले राजनीतिक रूप से अभी ताकतवर न हो, लेकिन उसको भरोसा है अपनी आवाम पर। सारी ताकत जो है वो आवाम की है, और आवाम की ताकत की आगे ये सब कुछ नहीं है। तो उसी आवाम के भरोसे की ताकत के बल पर ये इसने कहा है कि देश में सारे गद्दारों की पहचान करवाएगा और परिचित और जो अपने आदरणीय भारतीय आवाम से उनका परिचय भी करवाएगा,
और उनके बारे में उनकी असलियत, गद्दारी की असलियत भी बताएगा। तो जो लोग जो है ये कन्हैया कुमार के सभाओं में जाते हैं, उससे सवाल पूछते हैं, उनकी भी मानसिकता इस देश के खिलाफ गद्दारी की है। और उसी प्रकार इस गद्दार राहुल गांधी के सभाओं में जो लोग इकट्ठा होते हैं, भारतीय जनता दल का स्पष्ट कहना है कि उनकी मानसिकता देश के खिलाफ गद्दारी की है। असलियत जाने और हमारी आदरणीय भारतीय आवाम से, और खास करके तमिलनाडु में रहने वाले हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों से विशेष आग्रह है कि आप लोग संगठित होकर के अच्छी तरह से इसको काले झंडे दिखाइए, आईना दिखाइए, और सिर्फ इसको बोलिए कि देश के गद्दार वापस जाओ, देश के गद्दार राहुल गांधी वापस जाओ। तुम क्या बात करोगे भारत को जोड़ने का, जो कि तुम इस देश को तो टुकड़े टुकड़े खंड खंड किए हो। तुम्हारे बाप के नाना ने किया तो, और तुम्हारी दादी ने किया और तुम्हारे बाप ने भी किया, और तुम भी कर रहे। तो ये विशेष आग्रह है हमारे तमिलनाडु, जहाँ से वो शुरू किया है ये कन्हैया कुमारी से, तुम्हारे तमिलनाडु के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल संगठित होकर के उसको माकूल जवाब दें, काले झंडे दिखाएं, गद्दार राहुल गांधी के नारे लगाएं, उसको आने दिखाएं और वापस करें वहां से। ये परम राष्ट्रीय कर्तव्य है और बहुत फैसले की घड़ी है। ये हमारे देश के सभी भारतीय भाई बहन और सभी हमारी भारतीय आवाम बिल्कुल बीजेपी को पहचाने कि यह देश के गद्दारों की रक्षा करने वाली, ये भी बहुत बड़ी गद्दार, बहुत बड़ी गद्दार। अब इतना बड़ा देखिए, ऐसा है कि किसी और देश में एक ही गद्दारी काफी होती है। इतनी जो इन सबों की गद्दारी जो भारतीय जनता दल बता रहा है, इतनी जरूरतें नहीं है, एक गद्दारी काफी है। लेकिन इन सबों ने हमारी आवाम में किस तरह के दृष्टिकोण पैदा किया है कि देश की बात जो है की जाए, उसकी कोई संवेदना नहीं, और जो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं उनमें भी वो संवेदना नहीं। यही बीजेपी जो है नूपुर शर्मा के बयान को लेकर जितना समर्थन करती है, भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, इसने वो अभियान नहीं चलाया क्योंकि इसने कोई प्रयास नहीं किया कि या तो इस घोर गद्दार कन्हैया कुमार को जो है सेना के हवाले किया जाए, या इसको देश के बाहर किया जाए, और उसी को नहीं उसका साथ देने वाले केजरीवाल को, राहुल गांधी को, सीताराम येचुरी को, डी राजा को, प्रकाश करत को, अखिलेश यादव को, सबको देश के बाहर किया जाए। जरा भी इसलिए कि इस देश के प्रति जो है इसका जो भी इसका कहना है सब झूठा और पाखंड है। तो इस बीजेपी जो नकली क्या, कपटपूर्ण, छलपूर्ण, धोखेबाज वाला जो राष्ट्रवाद का वो मुखौटा ओढ़े है, इसको भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत अच्छी तरह से इसको पहचाने। और देखिए, और इसके जितने भी सभा सालार हैं यूट्यूब पर, कभी भी देश की नहीं बात करते हैं। हमेशा हिंदू मुस्लिम सनातन जो है इस्लाम से ऊंचा है, तो तुम्हारे इस्लाम धर्म में ये है वो है, हमारे हिंदुत्व में तो ये है वो है। हम इस तरह की चर्चाओं से तमाम जो है यूट्यूब भरा पड़ा आपको मिलेगा। ये राष्ट्रवादी बनते हैं। हमारे देश के लोग अच्छी तरह से जान लें कि यह पंथ के आधार, किसी भी पंथ के आधार पर आधारित देश नहीं है। जिसके आधारित है वो भारतीय संविधान है।
पंथ वगैरह नहीं है, लेकिन ये राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके सिर्फ, और वो भी सनातन के नाम पर या हिंदू के नाम पर हमेशा हिंदू मुस्लिम उसी की बात करते हैं। और खास करके जो ये है ना, ये सुधांशु त्रिवेदी, इसके वक्तव्य को सुनिए, कभी भी यह देश की बात नहीं करता, कभी भी बात नहीं करता। पुराने जमाने में हमारा ये था, हमारा वो था, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं स्मेक बिलीफ एंड फॉल्स प्राइड। वर्तमान को देखो ना, और ये भूल जाता है, वो ये सुधांशु त्रिवेदी भूल जाता है कि हमारे देश में विभिन्न आस्थाओं का अनुसरण करने वाले या उनके अनुयायी इस देश में है। सभी पंथों का जो है वो सम्मान होने की सख्त जरूरत है। ये सुधांशु त्रिवेदी या उनके जो चमचा मंडली है, जो कि पूरा यूट्यूब को जो हिंदू मुस्लिम करके जो है इस तरह से जो बातों में भरी वो इन सबों ने पाठ दिया है, और टीवी की चर्चाओं में भी सब हिंदू मुस्लिम चल रहा है। इसी से हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन अंदाज कर रहे हैं कि ये मुल्क के लिए, इस राष्ट्र भारतवर्ष के लिए कितने खतरनाक हैं ये बीजेपी वाले और उसके सिवा साला। सवाल इस बात का है कि हमारे देश को एक भारत राष्ट्र के रूप में विकसित होना है, किसी पंथ के आधार पर नहीं। पंथ के विषय में भारतीय जनता दल ने कई बार स्पष्ट किया हुआ है, आगे भी स्पष्ट करेगा कि पंथ जो है वो हमारे भारतीय भाई बहनों की व्यक्तिगत आस्थाएं हैं। तो उसमें 2-3 सावधानियां बरतनी है कि एक पंथ का अनुयायी जो है दूसरे पंथ पर आक्षेप करने का, चोट पहुंचाने का, अपमानित करने का, नीचा दिखाने का, आहत करने का कोई भी अधिकार नहीं है। और जो ऐसा करता है तो निश्चित से है कि उसको वही दंड में मिलना चाहिए जो एक देशद्रोही को मिलना चाहिए। हालांकि मैंने सुना कि देशद्रोह के लिए कोई कानून ही नहीं है। भारतीय जनता दल तो कहता है कि कानून हो चाहे ना हो, देशद्रोह जो सबसे बड़ा अपराध है, और उसी अनुसार जो है भारतीय जनता दल का यह शासन है। तो अधिक से अधिक सजा, और अधिक से सजा के हमने उसको सेना के हवाले करिए, वो निपटा देगी 1 सेकंड में। दूसरे पंथ के खिलाफ बात बोलना जो है, जो कि अक्सर ये बीजेपी वाले के तमाम बीजेपी का जो है वो हिमांशु त्रिवेदी, इसका प्रत्येक जो है वो जो है, आप देखिए इसका यूट्यूब पर आप देखिए तमाम कि हमारा हिंदू धर्म में तो यह है, इस्लाम में तो यह है, वो बोलता है। और वो जो है यानी प्रमुख वो बीजेपी का प्रमुख प्रवक्ता है, राज्यसभा का वो सदस्य है। इस क्षमता में भी देश में नफरत फैलाना ये करता है। और तो सुधांशु त्रिवेदी अकेले नहीं है, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जितने भी प्रवक्ता आते हैं वो तो इनके बाप हैं। वो सुधांशु त्रिवेदी जो इस तरह से नफरत फैलाता है उसके बाप हैं ये सब। भारतीय जनता दल बराबर जो है इन तत्वों से सावधान होने की बात करता है। एक तो इनकी बातों को सुनिए मत, मतलब सुन लीजिए, उसको महत्व मत दीजिए, उस पर गौर मत करिए। उसको समझिए कि हमारे देश के लिए ये कचरा है, और उसको कचरेदान में डाल दीजिए, कूड़ेदान में डाल दीजिए, बस इसका वही स्थान। ये जितने भी मैंने खासकर बीजेपी के जितने भी सुधांशु त्रिवेदी हो, उसका नेता हो, उनकी सारी बातों को जो कि नफरत फैलाती हैं सुन लीजिए, लेकिन उसको जो है उसको कचरेदान के लायक मानते हुए उसको कचरेदान में डाल दीजिए, वही उसकी पात्रता है।
तो ये बराबर, तो उससे नफरत भी फैलती है बिला वजह। इसके विषय में भारतीय जनता दल ने अनेकों बार बताया है कि स्वामी विवेकानंद से अधिक न तो विद्वान है, न तो जानकार हैं, न तो वो महानता है। उन्होंने बराबर जो है विश्व के सभी पंथों की इज्जत की बात कही है, इस्लाम पंथ की भी इज्जत की बात कही है, ईसाई पंथ की भी इज्जत की बात कही है। उसमें कुछ कुरीतियां हैं, उसका भी वर्णन किया है उन्होंने, इस बात नहीं, लेकिन इज्जत जो सबको देना है। और भारतीय अवाम ताकत भी कहता है कि जैसे इस्लाम पंथ में कुछ कुरीतियां हैं, उससे वो इनकार नहीं है, लेकिन उन कुरीतियों को दूर करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता दल के अनुसार वो उसकी जिम्मेदारी जो है इस्लाम पंथ के जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी उसके अनुयायी हैं, उन्हीं की है। जैसे मान लीजिए कहीं पर यदि लिखा हुआ है कि जो दूसरे पंथ को मानने वाले वो काफिर हैं, तो ये भारतीय एकता लाने में बहुत बड़ी दिक्कत है। काफिर क्या होता है? और फिर उसके बाद जो है हलाला, ये हलाला तो सिर्फ इस्लाम पंथ के लिए नहीं, जो हमारे पूरे भारतीय समाज के लिए नारी का सम्मान होना चाहिए। और वो चीज़ सोच करके भी जो दिमाग जो है वो जना जाता है, हलाला की जो व्यवस्था है। और बकरीद के अवसर पर जो है बेजुबानों की जो हत्या, ये कदाप कबूल नहीं है। और हमारे जो है वो खास करके जो दूसरे आस्था वाले, खास करके जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के दिमाग पर क्या गुजरती होगी, जो हजारों लाखों करोड़ों में बेजुबानों की हत्या वो देखते होंगे। तो इसी प्रकार के जो भारतीय जनता दल ने महसूस किया है कि भाई इस तरह की कुरीतियां हैं, वो खुद हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन में वो ताकत है, वो समझ है, विकसित भी हो रही है, लेकिन वो मौका तो मिले उनको। तो लेकिन सबको समान रूप से सम्मान देना है। तो भारतीय जनता दल ये बस पंथ के विषय में ये कह रहा था कि ये पंथ जो है हमारे भारतीय भाई बहनों के क्रमशः उनके व्यक्तिगत आस्थाएं हैं। अब और तो उसके विषय में ये उसके विषय में भारतीय अवाम ताकत दल ने ये बताया हुआ है कि एक पंथ का मानने वाला या एक पंथ का जो अनुयायी है, फॉलोअर जो है, दूसरे पंथ पर उसको टिप्पणी करने का, नीचा दिखाने का, चोट पहुंचाने का, आहत करने का, व्यंग कसने का बिल्कुल अधिकार नहीं। और यदि है तो उसको इस देश का गद्दार माना जाएगा। और गद्दारों के साथ क्या करना है ये सभी लोग जानते हैं। तो वो सजा जो है, चाहे नुपुर शर्मा हो, और ये जो बोलते हैं कि सर काट देंगे, गर्दन की कीमत है, उनको भी जो है सजा नहीं, फांसी उसी नहीं देश के बाहर, या उनको भी सेना के हवाले। जो गर्दन काटने की बात करते हैं ना, सीधे उनको सेना के हवाले, गर्दन की जो कीमत लगाते हैं। देखिए इन तत्वों के प्रति जब तक शक्ति का रुख अपनाया नहीं जाएगा ना, ये इतने घातक हैं इस मुल्क के लिए, इनके हौसले बढ़ रहे हैं। एक और जो है नुपुर शर्मा बयान देती है उसके समर्थन में, वो कितना बड़ा देशद्रोह है। और फिर जो ये तबका जो कि कहता है कि हम जो है यानी वो जुदा कर देंगे गर्दन को शरीर से, उसकी कीमत लगाता है। तो ऐसे सारे तत्वों को नुपुर शर्मा के समर्थक हों, चाहे वो गर्दन की कीमत लगाने वाले या गर्दन या सिर जो है तन से जुदा करने वाले, दोनों को मैं समझता हूँ उसमें सेना के हवाले जो है कर देना चाहिए। जब तक इस स्तर की सख्ती नहीं की जाएगी, ये तत्व हमेशा इस भारत को जलाते रहेंगे। भारत में अशांति जो है वो फैलाते रहेंगे। तो ये बताना जरूरी है कि कैसे ये
बीजेपी वाले जो है देश के गद्दारों को, देश के दुश्मनों को कैसे कैसे तर्कों के द्वारा, कैसे कैसे वो माने जो रचते हैं, जो गढ़ते हैं बातों के द्वारा उनकी रक्षा करते हैं। तो जैसा कि बताया गया कि इतना बड़ा गद्दार और खतरनाक राहुल गांधी को कैसे बचाते हैं, क्या कहते हैं, ये जो है नासमझ है, इसको बोलने का तमीज नहीं है। ये वो बोलता है कि इतने रुपए लीटर सब्जी, इतने रुपए लीटर आटा है, जिसको यानी यही समझ, बस यही तक अपनी आवाम की मानसिकता को सीमित करना चाहते हैं। ये पप्पू है, नासमझ है, बेअकल का है, गल का कच्चा है और हर बात का विरोध करता है और पप्पू है। तो अपनी आवाम को इस तरह से पट्टी पढ़ाते हैं बीजेपी वाले कि यहीं तक सीमित हो जाइए, इसको देश का गद्दार मत मानिए। और तो इसमें दो बातें हैं, बीजेपी वालों को खुद देश की अवधारणा और देश के प्रति संवेदनशीलता, देशभक्ति बिल्कुल नहीं है। नहीं तो जो देश के खिलाफ गद्दारी करता हो उसको ये पप्पू बोलेंगे, गद्दार बोलेंगे। और जरा सा ये कल्पना करें कि वास्तव में देश के लोगों को यह जानकारी दी जाए, उनको जागरूक किया जाए कि भाई ये राहुल गांधी इस देश का गद्दार है। मैं नहीं समझता है कि देश का कोई भी व्यक्ति जिसको जानकारी हो जाए कि नहीं भाई देश का गद्दार है, न तो इसकी सभाओं में जाएगा और वो एक वोट भी नहीं मिलेगा, बल्कि वो ये मांग करेगा कि इस गद्दार राहुल गांधी को देश से बाहर करिए, लात मार करके बाहर करिए। लेकिन ये बीजेपी वाले इस राहुल गांधी को पालना चाहते हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं और यही नहीं, उसके आगे घुटने टेकते हैं और उसको हर सुविधा जब चाहे तो वो उसका वीजा हमेशा तो तैयार रहता है। बाहर जो है घूमने के लिए, सैर सपाटे के लिए, ऐश करने के लिए पूरी सुविधा ये मोदी महोदय और उनकी सरकार दे रही है इस गद्दार राहुल गांधी के लिए। तो देखिए सारी बातें जो है इस यूट्यूब की वीडियो की सीमा है। वो तो जब आप लोगों के बीच में हम लोग आएंगे संगठन और कार्यकर्ताओं के साथ, तब इसको और विस्तार से और ढंग से इसको स्पष्ट करेंगे। अभी तो खैर जो सीमा है, जो सीमित साधनों में इसको किया जा रहा है। ये दूसरे भी जो देश के खतरनाक दुश्मन हैं, गद्दार हैं, उसको कैसे बचाते हैं उसके भी नमूने जरा देखिए। कन्हैया कुमार ने जो वो नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसको ये कैसे बचाते हैं, क्या तक देते हैं, टुकड़े टुकड़े गए। बताइए, यदि ये कहते, यदि इस तरह की जानकारी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को या हमारे आदरणीय भारतीय आवाम को ये जानकारी देते कि नहीं भाई ये देश का बहुत बड़ा खतरनाक गद्दार है। अच्छा, ये दो गलतियां करते हैं, देश के प्रति अवधारणा और देश के प्रति भक्ति की बात तो कभी करते ही नहीं, हमेशा सनातन की बात करते हैं सर, राष्ट्रवादी भी बनते हैं। तो देश के प्रति संवेदनशीलता का न तो बीजेपी वालों को कोई है और हमारे देशवासियों में, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों में देश के प्रति देशभक्ति हो आए और वो संवेदनशीलता है, वो जज्बा है, इसकी भी बात नहीं करते। तो इसीलिए वो कैसे कहेंगे कि भाई जो कन्हैया कुमार ने नारा लगाया भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, तो ये कन्हैया कुमार जो है देश का गद्दार है, किस आधार पर कहेंगे? क्योंकि इनको खुद ही जो है देशभक्ति के प्रति, देश के प्रति न तो कोई संवेदना है, न तो कोई अवधारणा है, न तो कोई जज्बा है। हमेशा सनातन ये धंधा इनका। और यही चीज मैं देखता हूं
कि पूरा 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 सोशल मीडिया इसी से भरा हुआ। और हाँ, तो कन्हैया कुमार जैसे गद्दारों को, घोर गद्दारों को बचाते हैं। उनके जो बाइट्स है, साउंड बाइट्स, या साउंड बाइट बोलते हैं जुमला, तो जो जुमला क्या है, टुकड़े टुकड़े के हैं। और जैसे मान लीजिए समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी कितनी समाज के लिए जहर है, कहर है, कोड़ है, कलंक है, ये सब बड़ा नहीं, सिर्फ अखिलेश यादव टोटी चोर, ताकि हमारे अवाम उस अखिलेश यादव और जो समाजवादी पार्टी जो है कितनी खतरनाक है, इस कितनी खतरनाक है इस भारतीय समाज के लिए, वो नहीं, सिर्फ टोटी चोर। तो टोटी चोर करके उसके सारे पाप को ढकना। एक आदत इनकी और है, ममता बनर्जी कितना इस मुल्क के लिए खतरनाक है। वो जो माफिया राज जो चला रही है, गुंडा राज चला रही है, अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है वो हिंसा फैलवा रही है उसमें, पश्चिम बंगाल में। उसको न बोल करके क्या बोलते हैं, ममता बानू लो, यानी ममता बानू यदि कह देंगे तो देश जो है वो ममता बनर्जी से घृणा करना शुरू कर देगा। ये मानसिकता है इन समूह की, बीजेपी वालों की। किसी को ममता बानू कहेंगे, किसी को पप्पू खान कहेंगे, यानी खान कहते यानी किसी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का ये नाम पड़ गया तो इनके अनुसार जो है तभी उसे घृणा करना चाहिए। ये मानसिकता है बीजेपी वालों की। तो किसी को पप्पू खान, तो किसी को ममता बानू, जिसके दिमाग में इतना जहर भरा हुआ है, इतना मवाद है, इतना पस है, वो जो है इस देश के लायक है। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस याद आते हैं कि ऐसे तत्वों को तुरंत जो है देश के बाहर करते हैं। किसी वो राहुल गांधी जो इस देश का गद्दार है, उसको बोलते हैं पप्पू खान, कि खान लगा दिया तो हमारे देश के लोग जो है तभी जाकर के राहुल गांधी से घृणा करेंगे। ये मानसिकता जो है कितनी घातक जो है ये मानसिकता लिए हुए हैं बीजेपी वाले। मुलायम सिंह यादव को मौलवी मुलायम सिंह वैसे ठीक है इनके लिए, लेकिन जब मौलवी लगाएंगे तभी हमारे देश के लोग मुलायम सिंह से घृणा करें। ये मानसिकता इनसे, ये क्या देंगे इस देश को। तो बीजेपी वालों से हमारे देश के लोग जो उसकी मानसिकता से, उसके व्यवहार से, उसके आइडियोलॉजी से को ठीक से पहचान ले। बहुत बड़े देशद्रोही हैं सब। और इतना ही नहीं, भारतीय जनता दल कितने तथ्य ला रहा है कि ये मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू कितने बड़े गद्दार थे। गद्दार मतलब इस देश के दुश्मन थे। तो उधर से ये ध्यान हटाने के लिए उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को और गद्दार जवाहरलाल नेहरू को बचाने के लिए किस तरह का ये रचना करते हैं, किस तरह की साजिश करते हैं बीजेपी और उसके सुबह सालार क्या करते हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन का, खास करके उनकी चरित्रहीनता का, कि नेहरू का संबंध इससे था, एडमिनो से था, फलाने से था, ढेकाने से था। गांधी जो है अपनी पोती के साथ जो है वो ब्रह्मचर्य का प्रयोग करता था। इन्हीं बातों में, क्यों, इन्हीं बातों तक आप सीमित रह जाइए, उनके व्यक्तिगत जीवन तक। लेकिन देश के खिलाफ कितना खतरनाक है ये मोहनदास करमचंद गांधी, कितना खतरनाक है ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू, उधर ध्यान मत दीजिए।
ये साजिश है बीजेपी वालों की। और यही नहीं, और कहते हैं इस जवाहरलाल नेहरू की 3 पीढ़ी मुसलमान थे। फिर उसी गड्ढे में कि जवाहरलाल नेहरू को गद्दार मानिए, घृणा करिए, कब उसको जानिए कि वो 3 पीढ़ी जो है वो मुसलमान थे। और इनकी एक साजिश को और पहचानिए। बाकी को कहते हैं कि साहब 3 पीढ़ी है, वो कन्वर्टेड है। और जब इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को बचाना हुआ तो 3 पीढ़ी वो मुसलमान है। ये अब गद्दार ये बोलना पड़ेगा, गद्दार बोलना पड़ेगा इस जो है ये सुधांशु त्रिवेदी। और क्यों? भारतीय जनता दल ने पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि देश में गद्दारों की पहचान वो करेगा। और सुधांशु त्रिवेदी नहीं, बल्कि है समित पात्रा का बस कि वो फिरोज खान का कब्र कहाँ है, बाथरूम में जाती। इन समूह का दिमाग हमेशा कब्र में और दाह संस्कार में यहीं तक रहता है। और ये राष्ट्रवादी बनते हैं। समित पात्रा इस देश का घोर गद्दार है। हर वक्त हिंदू और जो दूसरे मैंने आस्था वाले हैं, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, उनको मुस्लिम ये कहता रहता है। और उसी की आग लगाता भी है ये समित पात्रा। लेकिन वो समित पात्रा अकेला नहीं है। सवाल इस बात का है, इस समित पात्रा की घिघी बंद हो जाती है जब ये कम्युनिस्ट वाले, ये कांग्रेस वाले आकर दहाड़ते हैं उसके सामने, उसकी घिघी बंद हो जाती है। उसकी बाँछें तब खिलती हैं जब कोई इस्लाम आस्था वाला कोई प्रवक्ता दिखता है, तब उसकी बाँछें खिल जाती हैं और तब जब उसकी ताकत आ जाती है शेर की तरह। ये उसकी मानसिकता है। कम्युनिस्ट वाले क्या हैं, ये मैंने भी बताया है, सबसे बड़े विश्व के सबसे बड़े आतंकवादी और सबसे बड़े नरसंहारी कम्युनिस्ट वाले। इन समूह ने, कम्युनिस्ट वालों ने रूस में 2 करोड़ लोगों की हत्या करके वहां कब्जा किया। चीन में 10 करोड़ लोगों को मार करके चीन पर कब्जा किया। तिब्बत में 80 लाख लोगों को मार करके, नरसंहार करके सामूहिक कब्जा किया तिब्बत में। उसके इन कम्युनिस्टों का एक वो चेला था पोर्टपाल, कंबोडिया या कंबोजिया में 20 लाख लोगों को मार करके वो कब्जा किया। अपने भारत में भी जब इनका 35 से 38 साल जो है ये शासन था पश्चिम बंगाल में, 50,000 लोगों की इनकी हत्या करवाए हैं कम्युनिस्ट ने। केरल में 10,000 से ऊपर राजनीतिक हत्या। इतने बड़े हत्यारे और आतंकवादी हैं, इतने बड़े हत्यारे आतंकवादी कम्युनिस्टों के प्रवक्ताओं के आगे ये बीजेपी वाले जो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, भीगी बिल्ली बनते हैं। इनका राष्ट्रवाद दिखे न, ये सिर्फ शेर बनते हैं जब इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की तबके से वो जो प्रवक्ता आते हैं। लेकिन जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से प्रवक्ता आते हैं तो वो तो और माशाअल्लाह हमेशा वो इस्लाम की बात करेंगे और सिर्फ उनका निशाना होगा आरएसएस बीजेपी। इन इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों जो है उनका निशाना सिर्फ आरएसएस बीजेपी होता है। और कल मैंने देखा कि एक वारिस पठान है AIMIM का, तो वो कह रहा था कि ये मुसलमानों को बहुत ठगा है इसने, कांग्रेस ने। अरे भाई AIMIM वालों, सिर्फ मुसलमान की ही बात करोगे? देश का महत्व नहीं है तो है वो तुम्हारे लिए? असदुद्दीन ओवैसी को देश का महत्व नहीं है? देश की बात करो ना। हमेशा दिन रात मुसलमान मुसलमान मुसलमान। अरे अभी हाँ ख्याल आया, ये योगी महोदय
श्री योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश क्या जारी किया है? मदरसों की जांच होनी चाहिए। इस विषय पर पिछले एपिसोड में भी कुछ वो बताया गया था। लेकिन जरा समझिए इस बात को कि जरा बताइए कि क्या सारे असामाजिक तत्व सिर्फ मदरसों में ही हैं? श्री योगी आदित्यनाथ जो बताए हैं कि क्या इस देश के या उस प्रदेश के या उत्तर प्रदेश के सारे असामाजिक तत्व सारे असामाजिक तत्व सिर्फ मदरसों में ही हैं, मंदिरों में नहीं है, गिरजाघरों में नहीं है, गुरुद्वारे में नहीं है। भिंडरावाला इतना बड़ा आतंकवादी वो कहाँ मिला? गुरुद्वारे में। पता नहीं आपको? ये चर्चा हमने कुछ अपने हिंदू सनातन आस्था वाले तबकों में मैंने किया। वो सब त्रास बोल कर तमाम जो मंदिरों में बैठे हुए हैं बाबा लोग, वो क्या वो करते रहते हैं, उन लोगों ने कहा। और सबसे बड़ी बात, यति नरसिम्हानंद सरस्वती वो भी बैठा है वो मंदिर में। ये दिखता नहीं आपको? और उससे भी बड़ी बात है, योगी आदित्यनाथ जी कि आपको अंदाज नहीं है कि जब भी कोई इस तरह से हिंसा भड़कती है और जो है सांप्रदायिक दंगे फैलते हैं, मिनटों में सेकंडों में वो खतरनाक हथियार, तलवार, मारकाट करने वाली कहाँ से निकल के आते हैं? वो जखीरा कहाँ पर है? उसकी जानकारी आपको नहीं है। उसकी जानकारी आपकी पुलिस को नहीं है। तो वो सारे जखीरे जो हथियार, खतरनाक हथियारों के जो जखीरे हैं, उसको जब्त आप करिए ना, तो वो आप नहीं करेंगे। सिर्फ आपके दिमाग में वही सांप्रदायिक बात। ऐसे लोग जो है हमारे प्रदेश को क्या दे सकते हैं? और जब ऐसे लोग ही जब चुनाव आता है तो 80-20 भी करते हैं। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन ऐसे यानी समाज विरोधी लोगों को पहचाने ना, जब आप इनको सत्ता दे देंगे तो फिर ये तन जाएंगे। सारी बात आकर के टिकती है हमारे भारतीय भाई बहनों की मानसिकता पर। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जो कि अभी मैंने बताया है कि भाई भारतीय ताकत जो बताता है कि भाई ये पंथ जो है व्यक्तिगत आस्थाएं हैं और एक व्यक्तिगत आस्था वाला दूसरे की व्यक्तिगत आस्था पर चोट करने का, नीचा दिखाने का, आहत करने का, व्यंग कसने का जो है वो कोई अधिकार नहीं। और ये अनाधिकार चेष्टा करता है तो उसको इस देश का गद्दार वो माना जाएगा। ठीक है। दूसरा, जो उसका अनुसरण करना है तो उस पंथ की जो उस पंथ का जो भी विधि विधान हो, जो उसके संस्कार कहते हों, जो तौर तरीके हो, उसके अनुसार करे। अपने घर में अपने घर के अंदर इबादत करे, सिद्धा करे, नमाज पढ़े, घंटी बजाए, अगरबत्ती दिखाए, धूपबत्ती दिखाए, हरि कीर्तन करे, कुछ भी करे घर के अंदर, शब्द कीर्तन करे। लेकिन घर के अंदर, घर की चौखट के बाहर या उसकी चार दीवार के बाहर, ये सब कुछ उसका उसी घर में छूट जाना है। फिर हमारा शुद्धता, हमारा एक राष्ट्रीय जीवन है, जो हमारा जो सामूहिक जीवन है वो राष्ट्रीय जीवन है, भारतीय जीवन है। इसमें किसी भी पंथ की कोई भी भूमिका नहीं, जो कि यही खास करके वही हिंदू सनातन के कट्टरवादी तत्व और इस्लाम आस्था के कट्टरवादी, और हिंदू सनातन फिर वो इस्लाम चल रहा है। और यही जहर है हमारे राष्ट्रीय जीवन, हमारे सामूहिक जीवन में, जो पंथ का जो दखल है और दखल का जो जहर है, वही अभिशाप है इस भारतीय समाज का। भारतीय जनता दल कह रहा है
कि हमारे सामूहिक जीवन में, हमारे राष्ट्रीय जीवन में, हमारे भारतीय जीवन में किसी भी पंथ की कोई भूमिका नहीं। तो इन हमारे राष्ट्रीय जीवन को जहर बनाने वाले ये जो कट्टरवादी तत्व हैं, जो कट्टरवादी तत्व हैं, जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से थे और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से, और सबसे बड़ा दुश्मन तो ये मीडिया वाले हैं। बताए छाती तान करके हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और फिर इसके बाद वो ऑडियंस जो इसको देखती है, उसकी भी मानसिकता घोर जो देश विरोधी है, उसकी भी मानसिकता घोर गद्दारी की है। भारत के कोने कोने से गद्दारी के जो नमूने हैं, उससे अपनी आवाम को परिचय करवाएगा, उससे भारतीय आवाम ताकतवर परिचय करवाएगा। जब किशोर आडवाणी ने यह टॉक शो चलवाया, किसे उस कन्हैया कुमार से, जो कि कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, इस गद्दार किशोर आडवाणी के दिमाग में नहीं आया कि भाई ये वही शख्स है जो हमारे मुल्क को टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है। देखिए, ये मैं कह रहा हूँ कि यही हरकत किसी और देश में वो करके देखे ना, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, जापान में, वो वहाँ की जनता, वहाँ की सरकार इनको मिनटों में टुकड़े टुकड़े कर देगी। और इन्हीं को नहीं, जो भी इनके समर्थन में आएंगे, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे हालांकि वहाँ पर केजरीवाल नहीं मिलेंगे, राहुल भी नहीं मिलेगा, लेकिन कोई भी इस तरह से समर्थन में आए, उसको भी जनता भी, सरकार भी, ये वहाँ की व्यवस्था तुरंत जो है टुकड़े टुकड़े कर देगी। लेकिन ये देश ही है, इसलिए कि देशभक्ति का बहुत अभाव है। उसी को भारतीय ताकत दल जगा रहा है। इसलिए जरूरत, देखिए सारी जो पार्टियां हैं, आप जो यूट्यूब देख लीजिए, सिर्फ सत्ता कैसे मिले ये जोड़ कर रहे हैं, वो तोड़ कर रहे हैं। वो घूम रहा है, वो नीतीश कुमार, इनको मिलाओ, इनको जोड़ो, इनको तोड़ो, सत्ता कैसे हाथ से आए। भारतीय जनता दल इसकी बात करता ही नहीं। हमारा मुल्क कैसे महफूज हो, कैसे सुरक्षित हो, और जो है, और हमारी आवाम की तकलीफें जो है, तकलीफें कैसे दूर हो, हमारे देश में जो बिखराव है वो कैसे दूर हो। कहना नहीं पड़ेगा कि हमारे देश में इसकी चिंता भी नहीं है, और इस चिंता का बहुत बड़ा अभाव है कि हमारे देश में बिखराव, भाषावाद के नाम पर, प्रांतवाद के नाम पर, जो है वो जातिवाद के नाम पर, संप्रदायवाद के नाम पर, और भी कितने वो जातिवाद हैं। इस बिखराव की न तो कहीं वो चर्चा होती है, न तो कहीं चिंता होती। भारतीय जनता दल अकेले इस चिंता से और इस समस्या से अपने भारतीय भाई बहनों को जगा रहा है, और जो है परिचय करवा रहा है, और अपनी आवाम को ताकतवर बनाना चाहता है, एक करके, भारतीयता के आधार पर। अब चूंकि ये एपिसोड वो लंबा हो जाएगा, नहीं तो अब कल बताएंगे कि ये मोदी महोदय कितने पाखंडी हैं और कितने माने भारत विरोधी इनकी मानसिकता है, कि हमारे सुभाष चंद्र बोस का नाम तो लेते हैं, उनको वो सम्मान देने के लिए तैयार ही नहीं है जो जिसके लिए वो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त, श्रोमणी नेता जी सुभाष चंद्र बोस जो है, वो उसके हकदार हैं। तो हम बताएंगे। और हाँ, एक चीज़ और भी करनी थी, लेकिन ये एपिसोड लंबा हो गया, कि हम कुछ जो है, हमारी जो आवाम है उसको क्या प्रतिज्ञा करनी चाहिए, और हर वक्त चाहे वो गोष्ठी हो, चाहे चौपाल हो, चाहे जो मीटिंग हो, उस गोष्ठी के शुरू में और उस गोष्ठी जब खत्म होती है तब 2 बार, ताकि वो भावना जो बार बार
आनी चाहिए। ये मैंने पहले भी कहा था, मैं उसको यानी कल पढ़ करके आपको बताऊंगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।